इस वीडियो हम जानेंगे ईरान की हिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन में ईरान पर एक वीडियो है, वो भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले शुरू करते हैं। दुनिया के नक्शे पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो कुछ ममालिक आपको बिल्कुल एक जियोपॉलिटिकल इस्तिस्ना या एक अनोखी मिसाल लगेंगे। ईरान बिल्कुल ऐसा ही एक मुल्क है। आज के इस तफसीली जायजे में हम मिलकर ये खोज लगाएंगे कि आखिर ये मुल्क अपनी मौजूदा शक्ल में कैसे ढला और इसकी 6000 साला तारीख ने आज की इस पेचीदा शनाख्त को कैसे तराशा है। तो चलें बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। 6000 साल की तारीख सुनने में ही काफी भारी लगता है ना, इसलिए हमने इस पूरे सफर को 6 मंतकी हिस्सों में बांट दिया है। हम फारसी इस्तिस्ना से शुरू करेंगे, कदीम सल्तनतों को देखेंगे, इस्लाम की जानिब मुंतकली पर बात करेंगे, फिर सीधा 20वीं सदी के इनकलाब, मौजूदा रियासती ढांचे और आखिर में वहां की सकाफत और लोगों को समझेंगे। तो आइए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, फारसी इस्तिस्ना। ये हिस्सा दरअसल इन तमाम मफरूज़ों को बिल्कुल गलत साबित करता है जो अमूमन मशरिक़ वुस्ता के बारे में कायम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ज़बान को ही ले लें। मशरिक़ वुस्ता का नाम सुनते ही जहन में फ़ौरन अरबी आती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ईरान की अक्सरियती ज़बान अरबी नहीं बल्कि पारसी है। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि पारसी दरअसल एक हिंद यूरोपी ज़बान है, यानी इसका ताल्लुक उसी लिसानी ख़ानदान से है जिससे अंग्रेज़ी निकली है, जबकि अरबी का ख़ानदानी शजरा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना कमाल की बात। अब ज़रा नाम पर गौर करते हैं। हम अक्सर तारीख़ में इसे पर्शिया या फ़ारस पढ़ते आए हैं, लेकिन 1935 में उन्होंने दुनिया से कहा कि भाई हमें बाकायदा ईरान पुकारा जाए। क्यों? क्योंकि ईरान का मतलब है आर्याइयों की सरजमीन, और ये नाम उनकी 8 करोड़ 40 लाख की मुतनव्वा आबादी की सही नुमाइंदगी करता है, जबकि पारस तो महज उनके एक मखसूस सूबे का नाम है। अब हम दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां हम फारिस की कदीम सल्तनतों के उरूज को देखेंगे। ये वो दौर है जिसने इस मौजूदा रियासत का असल खाका तैयार किया। जरा तारीख पर नजर डालें। हम 4000 कबल मसीह में इलाम के उभरने की बात कर रहे हैं। फिर 550 कबल मसीह में हखामनशी सल्तनत बनी, जिसे 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने शिकस्त दी। और फिर 224 ईस्वी में सासानी सल्तनत का दौर आया। ये कोई कल की बनी हुई रियासत नहीं है, ये तो हजारों साल से चलता हुआ एक शानदार तसलसल है। अगर हम हखामनशी सल्तनत की बात करें तो इसकी वसअत वाकई दंग कर देने वाली थी। ये उस वक्त की तकरीबन पूरी महज़ब दुनिया हत्ता के मौजूदा पाकिस्तान तक फैली हुई थी। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसका रकबा नहीं बल्कि इसकी ज़बरदस्त मजहबी और नस्ली रवादारी थी। ये एक ऐसा तर्ज अमल था जो दुनिया के बाद के अदवार में बहुत कम देखने को मिला। और फिर आता है हमारा तीसरा हिस्सा, इस्लाम की जानिब मुंतकिली, खिलाफतें और ख़ानदान। 7वीं सदी में जब अरब फतूहात हुई तो इस खित्ते में एक ज़बरदस्त सकाफती तब्दीली आई और कदीम ज़रतुश्ती मज़हब की जगह इस्लाम ने ले ली। इस दौर को समझने के लिए खिलाफत के तस्वुर को समझना बहुत ज़रूरी है। खिलाफत बुनियादी तौर पर एक ऐसा रियासती निज़ाम था जिसने तमाम मुसलमानों को एक हुक्मरान यानी खलीफा के तहत इकट्ठा किया। राशिदीन, उम्मी और अब्बासी खिलाफतों ने तेज़ी से फैलते हुए इस पूरे खित्ते का सियासी और मजहबी नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ तारीख ने एक बड़ा ही अनोखा मोड़ लिया। आमतौर पर होता यह है कि फतह होने वाले लोग फातिहीन की जुबान अपना लेते हैं, मगर ईरानियों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन अपनी फारसी जुबान और सकाफत को मजबूती से थामे रखा। और उसका नतीजा ये निकला कि खुद अब्बासी खिलाफत का इंतजामी ढांचा और वसीतर इस्लामी दुनिया उसी फारसी कल्चर से गहराई तक मुतासिर हुई। इसके बाद तारीख का एक और बड़ा और फैसला कुन दौर आया, 1501 से 1736 तक का सफ़वी खानदान का दौर। सफ़ियों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए रियासत में बतदरीज सुन्नी इस्लाम की जगह शिया इस्लाम को राइज किया। इस एक तारीखी फैसले ने उन्हें अपने इर्द गिर्द के सुन्नी अक्सरियती खट्टे से हमेशा के लिए अलग और मुमताज़ कर दिया। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, इनकलाब का रास्ता। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये कदीम सकाफती जड़ें 20वीं सदी की पेचीदा आलमी सियासत के साथ बुरी तरह टकराएं। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। 1951 में मकबूल रहनुमा मुसद्दिक का उभरना और तेल को कौमिया लेना, फिर 1953 में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता बगावत जिसने शाह को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए, फिर शाह की जाबिराना और ज़बरदस्ती की मगरबी पॉलिसियाँ, ये वो डोमिनो थे जो यके बाद दीगरे गिरते गए और बिल आखिर 1979 के इस्लामी इनकलाब पर जाकर रुके।
शाह के खिलाफ लोगों में शदीद गुस्सा था और इसकी ठोस वजूहात थीं। मुल्क की तेल की दौलत का गबन, सवाक जैसी खुफिया पुलिस का वहशियाना जुल्म, अवाम पर ज़बरदस्ती मगरबी कल्चर थोपना और क़िदामत पसंद उलमा को बिल्कुल दीवार से लगा देना, इन सब अवामिल ने मिलकर लिबरल और क़िदामत पसंद दोनों तबकों को शाह की हुकूमत के खिलाफ एक कर दिया था। अगर हम रियासती तशद्दुद के आदाद शुमार पर गैर जानिबदाराना नज़र डालें तो हक़ाइक़ बताते हैं कि शाह के दौरे हुकूमत में लगभग 3000 से 3500 लोग मारे गए, जबकि इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के दौर में ये तादाद 40,000 फांसियों तक जा पहुंची। ये नंबर्स खुद बताते हैं कि इख्तिदार के इस तब्दीली के दौरान हालात किस नहज पर थे। और यूं हम पहुंचते हैं 5वें हिस्से पर, एक जदीद थियोक्रेसी। 1979 के इनकलाब में बादशाह के खात्मे के बाद जो नया निज़ाम उभर कर सामने आया, उसका ढांचा कैसा है? सबसे पहले तो ये थियोक्रेसी या मजहबी रियासत होती क्या है? बहुत सादा अल्फाज में ये एक ऐसा हुकूमती निज़ाम है जहां सियासी और मजहबी क़ियादत अलग अलग नहीं होती, बल्कि रियासत और मजहब एक ही तंजीम में डल जाते हैं। मौजूदा इस्लामी जमहूरिया के ढांचे में सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होता है, जो एक आला दर्जे का आलिम दीन है। इसके पास सदारती उम्मीदवारों को रोकने और सदारत को कंट्रोल करने का मुकम्मल इख्तियार है। इसके साथ एक गार्डियन काउंसिल है, जिसका काम ये यकीनी बनाना है कि मुल्क का हर कानून, चाहे वो विरासत का हो या पब्लिक में मिलने जुलने का, वो सख्ती से इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो। छठा और आखिरी हिस्सा, सकाफत, अवाम और मईशत। सियासत और हुकूमत से थोड़ा हटकर जरा ये देखते हैं कि आज के 8 करोड़ 40 लाख लोगों की रोजमर्रा जिंदगी हकीकत में कैसी है। यहाँ हमारा एक और मफरूजा टूटता है। ये मुल्क सिर्फ फारसी लोगों का नहीं है। इसकी 51% आबादी बेशक फारसी बोलती है, लेकिन इसमें 24% आजरी और 7% कुर्द भी शामिल हैं। ये एक इंतहाई मुतनव्वे और रंगारंग नस्ली गुलदस्ता है, जो इसे सिर्फ फारस तक महदूद नहीं रहने देता। मजहब की बात करें तो आज 94% आबादी शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि 5% सुन्नी मुसलमान हैं। ये अदाद शुमार सीधा सीधा उसी सफ़वी ख़ानदान के दौर की याद दिलाते हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। आज भी इस तारीखी फैसले के असरात उनके समाजी और सियासी मंजरनामे में गहराई तक रचे बसे हैं। मईशत को देखें तो सूरत हाल काफ़ी चैलेंजिंग है। फीकस आमदनी लगभग $13,500 है। मईशत का 18% बराह रास्त तेल की बरामदात पर खड़ा है, लेकिन आलमी सियासत और ख़ास तौर पर जोहरी प्रोग्राम की वजह से लगने वाली बैनुल अक़वामी पाबंदियों ने इस मुल्क की माशी तरक्की को बुरी तरह जकड़ रखा है। लेकिन इन सब आलमी और माशी मसाइल के बावजूद इनकी सकाफत आज भी पूरी आबोताब से जिंदा है। नूरूज़ यानी ईरानी नए साल को ही ले लें। मौसम बहार के आगाज़ पर हफ्ते सीन की रस्म के साथ मनाया जाने वाला ये त्यौहार ये साबित करता है कि एक सख्त मजहबी रियासत में भी इस्लाम से पहले की हज़ारों साल पुरानी रिवायात आज भी कितने खूबसूरत अंदाज में जिंदा हैं। तो आज के इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जब हम इतनी वसी, पेचीदा और मुतनव्वे तारीख को देखते हैं तो सोचने की बात यह है कि हजारों साल पर मुहित ये गहरी सकाफत मुस्तकबिल की आलमी सियासत और जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में अपना रास्ता कैसे बनाएगी। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हक़ाइक़ और तारीख के इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।